नमस्ते सिलीगुड़ी। आज फिर हम आपके साथ उपस्थित हैं। जैसा कि हमारा वादा था, सोमवार से शुक्रवार तक इन 5 दिनों तक हम लगातार आपको एक नए मेहमान के साथ लेकर जुड़ेंगे और बातें करेंगे हमारे सिलीगुड़ी के बारे में, क्योंकि सिलीगुड़ी से हमारा जुड़ाव है। सिलीगुड़ी को हमें और बेहतर करना है। जो हमारे पास संसाधन है उन्हीं का उपयोग कर हमें सिलीगुड़ी को और विकास की ओर लेके जाना है, गति को और रफ्तार देना है। तो आज इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय सिंगल जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं मार्चेंट सिलीगुड़ी मार्चेंट एसोसिएशन के। और मैं आपको बता दूं कि संजय जी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और आज इनसे जो बातें करेंगे वह भी काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये जिस जगह से जुड़े हुए हैं या जिस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं उसमें लगभग 800 के आसपास मेंबर है डायरेक्ट तौर पर, और अगर इनडायरेक्ट तौर पर कहें तो 2 से 2,500 लोग हैं। पहले मैं अभिवादन करता हूं संजय जी आपका इस शो में। धन्यवाद संजय जी। और फिर मैं आगे बताता हूं आपको कि क्यों महत्वपूर्ण है संजय सिंगल जी आज हमारे इस शो में। और नमस्ते सिलीगुड़ी के इस एपिसोड में, नमस्ते सिलीगुड़ी का एपिसोड 1 जून से चालू हुआ था और ये लगातार चलेगा सोमवार से शुक्रवार तक। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आप इस कार्यक्रम में अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। तो आज के इस शो में फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप जुड़िए, लगातार जुड़िए इस शो में, इस शो के लाइव दर्शक बनिए, तो आपको बहुत सारी ऐसी सूचनाएं मिलेंगी जो आपको लगेगा कि यह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या होना है क्या नहीं होना है, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो फिलहाल हम बैठे हैं अमृत भोग राइस नमस्ते सिलीगुड़ी के एपिसोड में। अब मैं बताता हूं कि संजय सिंगल जी जहां से जुड़े हैं वह सिलीगुड़ी का, अगर मैं उसे सिलीगुड़ी की आर्थिक राजधानी कहूं तो कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। बहुत बड़ी मंडी है, नया बाजार 8 नंबर और 9 नंबर वार्ड का मिश्रण है। मैं सही कह रहा हूं ना संजय? हाँ, 7 नंबर भी शामिल है इसमें। अच्छा, इसमें 7 नंबर भी शामिल है। और मेरी जो टिप्पणी थी आर्थिक राजधानी सिलीगुड़ी की, इसमें कितना सहमत है? कुछ हद तक सहमत होना पड़ेगा कि हाँ, सिलीगुड़ी की सबसे ज्यादा नीड वहीं से कैटर होती है और वहीं से सबसे ज्यादा अर्थ संग्रह भी होता है, कर संग्रह भी होता है। बिल्कुल, कर संग्रह के मामले में सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के मेंबर सबसे बड़े करदाताओं में से हैं। और सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें न केवल फूड ग्रेन के व्यापारी हैं, बल्कि इसमें रियल एस्टेट के व्यापारी और छोटे व्यापारी जो ग्रोसरी शॉप चला रहे हैं या कोई कल कारखाना चला रहा है, सब क्रम के छोटे बड़े व्यापारियों का एक मिश्रण जो है, जिसको हम लोग शुद्ध रूप से गुलदस्ता बोल सकते हैं, वो गुलदस्ता सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन अपने व्यापारी समूह का है। इसमें हर प्रकार के फूल जुड़े हुए। तो संजय जी बता रहे थे हर प्रकार के फूल जुड़े हुए हैं। संजय जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि संजय जी मार्चेंट एसोसिएशन के अलावा भी बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं, उदय स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि उसके अलावा 50 से अधिक बार ब्लड डोनेशन भी कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि संजय जी सुर्खियों में रहते हैं अपने सोशल मीडिया के कमेंट के माध्यम से या फिर अपने प्रखर विचारों को लेकर। ये इस तरह की बातें करते हैं जो कई बार चुप भी जाती है लोगों को, और कई बार इन्हें भी सहना पड़ता है लोगों के ताने। तो खैर संजय जी बहुत चर्चित है, एक हमारे जो नया बाजार क्षेत्र है या फिर आप यूं कहें व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा चर्चित है। संजय जी अब हम बढ़ते हैं इस ओर। नया बाजार का जो इलाका है प्रमुख तौर से, क्योंकि वहां पर मेजोरिटी है आपके मेंबर्स की, एसोसिएशन के मेंबर की, या फिर यूं कहें कि सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र की, माने जहां पर आपका गल्ला किराना का जो होलसेल है उस इलाके की मेजोरिटी है। उस इलाके में हमने देखा है कि अव्यवस्थित तौर पर मतलब बहुत ज्यादा जैम है, बहुत ज्यादा ये है, वहां रेसिडेंस भी है। तो उस इलाके को वहां से अलग कोई जगह स्थापित करने के लिए क्या गवर्नमेंट ने आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया? क्योंकि हमने देखा रेगुलेटेड मार्केट शिफ्ट हो चुका है, आप लोग आज भी पुराने उसी जगह पे पड़े हुए हैं जहां गलियां बहुत सकड़ी है, जहां बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं, जहां माल लोड अनलोड होता है, जिसके कारण रास्ते भी कई बार जैम हो जाते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन दिया था गवर्नमेंट ने आपको, या आप लोगों ने बात की थी?
20-25 साल पहले एक बार परिवहन नगर के रूप में हमें कुछ प्लॉट्स वहां पे अलॉट हुए थे, लेकिन वो प्लॉट सभी व्यापारियों के या हमारे सदस्यों की क्षमता के अनुसार पूरे नहीं थे। तो कुछ गोडाउन्स वहां पे शिफ्ट हुए हैं, लेकिन रेगुलर डे टू डे बेसिस में वहां पे काम करना सक्षम नहीं है, इसलिए वहां पे काम नहीं हो रहा। हम अभी भी लगातार सरकार को ये अपनी डिमांड प्लेस करते रहते हैं, हमें कोई बेहतरीन जगह दी जाए जहां पे सारे मेंबर्स एकोमोडेट हो सके, तो हमें शिफ्ट करने में कोई संकोच नहीं होगा। तो इसका क्या उत्तर आया फिर आपके पास? 20 साल हो चुके हैं, क्या कोई ऑप्शन निकला? नहीं, जगह का अभाव सारी जगह होता है, कुछ गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां होती हैं। जैसे बड़े व्यापारी अगर वहां पे शिफ्ट कर जाते हैं तो नया बाजार क्षेत्र में बड़े व्यापारियों और छोटे व्यापारियों का, रिटेलर्स और होलसेलर का एक संगम सा है, तो वो रिटेलर्स वहां पे शिफ्ट होना चाहेंगे, नहीं होना चाहेंगे। बहुत सारी बातें हैं, फाइलें चल रही हैं, विवेचना हो रहा है, सारी बातचीत चल रही है, उसका अभी तक कोई ठोस निदान या ठोस निदान की तरफ बढ़ते हुए कदम नहीं दिख रहे। ठीक है, चलिए हम मानते हैं आपकी बात को कि कोई ठोस निदान अभी तक दिख नहीं रहा है आपको। मगर आप लोगों ने अपनी तरीके से क्या सोचा है? जो सीमित संसाधन जो आपके पास जो है, मान लीजिए कि जो ढांचा है आपके पास, उसी ढांचे में आप कितना बेहतर करने की सोच रहे हैं कि उस जगह को और कितना क्लियर किया जा सके उस जगह पे, ताकि जो रेसिडेंस है प्लस जो आपके जो आपका जो माने जो काम है, जो व्यवसाय है, वह दोनों ही तालमेल मिलाकर चल सके। ऐसा क्या मर्चेंट एसोसिएशन ने कुछ सोचा है आप लोगों के सदस्यों ने या आपकी कमिटी ने? संजय जी, एक बहुत शानदार मौका मिला है मेरे को कि खबर समय के माध्यम से मैं एक चीज, लोगों की गलतफहमी जो दूर करना चाहता हूं। नया बाजार का क्षेत्र उतना जाम नहीं है जितना वो उस जाम के लिए बदनाम है। सच्चाई ये है कि लोग मेरे शहर को भी बदनाम करते हैं, मेरे शहर के बारे में कुछ यूं बयां करते हैं कि इस शहर में दिन में जाम लगता है और रात को यहां जाम लगते हैं, लेकिन यह सिलीगुड़ी की हकीकत नहीं है। वैसे ही नया बाजार की हकीकत जाम नहीं है। क्यों? अगर बाजार का क्षेत्र जाम नहीं होगा, उस क्षेत्र को ही जब हम नया बाजार के नाम से संबोधित कर रहे हैं, वो बाजार है। जब आप सिलीगुड़ी के ही और राह पे आओगे और सड़कों पे आओगे, जैसे हिलकट रोड, वो बाजार नहीं है, इट्स ए हिलकट रोड, सेवक रोड, इट्स नॉट ए मार्केट, इट्स सेवक रोड। वहां पे नया बाजार क्षेत्र से ज्यादा जाम मिलता है। विधान मार्केट एक मार्केट एरिया है, वहां का जाम मेरे को समझ में आता है, लेकिन सेवक रोड और हिलकट रोड में नया बाजार से ज्यादा जाम है। नया बाजार में अभी पिछले 1 साल 1.5 साल में हम लोगों ने एक बहुत अच्छा सुजोग व्यापारियों के जाम से निजात के लिए करके दिया है। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट से आवेदन करके जो नो एंट्री के समय में गाड़ियां नया बाजार क्षेत्र में रह जाती थी, खाली गाड़ियों का हम लोगों ने एक विशेष पास निःशुल्क सभी ट्रक आरोहियों के लिए जारी किया है, जिससे वो अपनी खाली गाड़ियां बर्दवान रोड से होते हुए फुलबाड़ी ट्रक टर्मिनस तक ले जा सकते हैं, बिना किसी बाधा के, बिना किसी आपत्ति के और बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। 24/7 ये सुविधा उपलब्ध है। खाली गाड़ी निकलेगी और रास्ते में कहीं रुक नहीं सकती। बर्दवान रोड से होते हुए फुलबाड़ी ट्रक टर्मिनस में अगर जाके वो रखती है तो कोई भी नहीं है। इसकी वजह से बहुत हद तक जो खाली गाड़ियां थी वो निकल जाती हैं, जिससे जाम की समस्या में और ज्यादा सुधार हुआ है। अब जाम बहुत ज्यादा कम हो गया। तो आपने कहा कि यह एक सुविधा नो एंट्री के समय में जो निकासी की जो व्यवस्था है 3 घंटे के लिए टेम्पररी, मान 3 घंटे के लिए आप लोग करते हैं? नहीं, वो पास 3 घंटे के लिए वैलिड होता है, जिससे उस पास का मिस यूटिलाइजेशन नहीं हो। जिस गाड़ी वाले को पास दिया जाता है उसमें एक समय मेंशन रहता है और उस ड्राइवर को ये रिक्वेस्ट किया जाता है इस 3 घंटे के समय के अंदर में आपको सॉरी फुलबाड़ी टर्मिनस तक पहुंचना है। टर्मिनस तक पहुंचना है। वहां जो नया बाजार या आप महावीर स्थान की अगर हम बात करें तो वहां जो, फिर मैं कहूंगा क्योंकि हम नमस्ते सिलीगुड़ी में हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे यहां पर जो संसाधन है उन संसाधनों को कैसे ज्यादा बेहतर बना सकते हैं हम लोग। तो इसमें अब जैसे महावीर स्थान है, महावीर स्थान में आज भी मैं देखता हूं कि महावीर स्थान एक समय था जब समझ लीजिए कि पुराने समय से महावीर स्थान सबसे पहले नाम आया करता था, नया पुराना मार्केट है, तो वहां पर आज भी वो महावीर स्थान का रूप क्यों नहीं बदला? आप उसमें क्या कमी है, क्या कमियां हैं कि रूप आज तक बदल नहीं पाया है, कि महावीर स्थान को और डेवलप नहीं कर पाए हैं लोग आज? एक्चुअल में कुछ परिकल्पना का अभाव है। जब पीडब्ल्यूडी विभाग काम करता है, उसके ऊपर जो फ्लाईओवर सा बना है, वो फ्लाईओवर कम, नाला ज्यादा समझ में आता है। अगर फ्लाईओवर ही बनना था, अगर वहां पे फ्लाईओवर का स्कोप था,
उसमें इतना बड़ा जरूर होना चाहिए था कि अगले 5-10 साल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, 20 साल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो 5 महीने बाद ही पुराना लग रहा है, वो जितनी क्षमता का होना चाहिए था उस क्षमता को नहीं है। तो वो वेस्टेज ऑफ मनी जो कहते हैं वो बिल्कुल ही वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि कोई परिकल्पना नहीं ली गई कि कितना दायरा होगा, कितना इस पे आवागमन होगा और होगा। जब तक वो ब्रिज बन के तैयार होता तब तक उसके ऊपर क्षमता से ज्यादा लोड आ चुका था। तो मैं यही कहूंगा, परिकल्पना के अभाव में उस महावीर स्थान का जो परिचालन था उसको ठप कर दिया गया, और जो नई व्यवस्था लाई गई उस पे इतना लोड था या इतना अपरिकल्पित था, वो भी उसका वहन नहीं कर पा रहा। वो भी उसका बहन नहीं कर पा रहा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो ढांचा जो बनाया गया था या जो भी परिकल्पना ली गई थी उस उड़ान पुल की, वह गलत थी। उसके कारण ही महावीर स्थान को आज यह जोखिम उठाना पड़ रहा है। महावीर स्थान में इसके वजह से कुछ व्यवसाय में भी अंतर आया है। हाँ, बहुत फर्क पड़ा है। पुल के नीचे जो भी व्यवसायी थे उनका व्यवसाय बुरी तरह से हैम्पर हुआ है। अब पुल के नीचे छोटे छोटे अनवांटेड जो दखल होता है वो दखल वहां पे देख रहे हैं, जिससे ट्रैफिक का मूवमेंट और ज्यादा कम हो गया है। सरकार को चाहिए कि ये जो नाजायज दखल है उनको भी दूर करे, जिससे मेरे को लगता है कि ट्रैफिक का मूवमेंट कुछ हद तक सुचारू हो पाएगा। आपके कहने का अर्थ यह है कि जो रजिस्टर्ड जो वेंडर है, जो ट्रेड लाइसेंस लेकर और जो पुराने लोग हैं जो व्यवसाय कर रहे हैं, माने रियल तौर पर, उनके लाभ के लिए गवर्नमेंट को यह स्टेप लेना चाहिए कि जो अवैध तरीके से वहां पर बैठे हैं उनका उच्छेदन होना चाहिए। बिल्कुल, अवैध तरीके से अगर कोई भी कहीं भी व्यवसाय कर रहा है, एक तो सरकार को उसका कर नहीं मिल रहा, और वो अवैध रूप से जब वहां पे व्यापार कर रहा है तो सरकार अवैध व्यापारियों के लिए कोई परिकल्पना नहीं ले सकती, बल्कि वो साधारण नागरिक के लिए एक व्याधा उत्पन्न कर रहा है। तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि अवैध तौर पे कोई भी व्यापार कर रहा है तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए और उसको वहां से हटाया जाए, जिससे आम जन को कोई भी असुविधा न हो। ये आप लोगों ने क्या लिखित तौर पे सरकार को दिया है ऐसा कोई भी? हर चीज को लिखित तौर पे देना मेरे को नहीं लगता, ये स्वतः ज्ञान की चीज है। साफ दिख रहा है कि वहां पे क्या हो रहा है। आज आप बर्दवान रोड पे चले जाओ, निर्माणाधीन जो ब्रिज है उसके नीचे गाड़ियों की पार्किंग और छोटी छोटी दुकानें इस तरीके से पनप रही है कि आप चाह के भी अगर जलपाई मोड़ साइड से आ रहे हो तो एक यू टर्न नहीं ले सकते। तो इस चीज को अगर अभी नहीं रोका जाता है, बाद में वो परमानेंट स्ट्रक्चर के रूप में वहां पे हो जाएंगे और फिर उसको हटाना बहुत ही ज्यादा दुखदायी हो जाएगा या असुविधाजनक हो जाएगा या हटाना असंभव हो जाएगा। बात आपकी सही है, मैंने माना, मगर क्या आपको लगता है कि प्रशासन को इतना समय है कि वह आइडेंटिफाई करे कि कौन वैध है और कौन अवैध है? वो तो आपको, आप लोगों का जो संगठन है उसी को लिख कर देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। नहीं, अगर ऐसा चाहते हैं तो सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन लिख के देने में कोई कोताही नहीं बरतेगा, लिख के दे सकता है। लेकिन यहां पे वैध और अवैध का पता लगाने की बात ही नहीं है। सड़क के ऊपर ब्रिज के नीचे जो भी व्यापार कर रहा है वो अवैध है। सड़क के ऊपर खड़ा होकर कोई व्यापार कर रहा है, वो वहां पे परमानेंट या टेम्पोररी स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, तो ये समझ में आ रहा है कि वो अवैध है। इस बारे में किसी भी प्रकार का संज्ञान लेने की केवल जरूरत है। इसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है आज तक? बीच बीच में कार्रवाई तो आप भी देखते हैं, आपके माध्यम से हमें भी पता चलता है, मीडियम के माध्यम से। लेकिन क्या होता है कि थोड़े दिनों बाद में दोबारा से वो लोग वहीं पे व्यापार करने लग जाते हैं, कुछ देर के लिए हट जाते हैं। प्रशासन के पास भी इतनी क्षमता नहीं होती कि एक ही चीज को लेकर रेगुलर करते रहे। वो अवेयरनेस वगैरह का जो प्रोग्राम है वो करने की कोशिश करते हैं, उनको एक तरीके से डराना धमकाना, वो वाली चीज है कि आप लोग यहां से ये कीजिए। लेकिन कुछ जगह की मजबूरी, कुछ पेट का दर्द, वो पापी पेट का सवाल है। लोग भी मजबूरी में, जब उनके पास साधन अवेलेबल नहीं है, उनके साथ संवेदना है, लेकिन उस संवेदना के बावजूद अपना दर्द भी जब होता है तब तकलीफ भी होती है। तो इन दोनों को मिला जुला के सरकार को एक ऐसी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, उन गरीबों का पेट भी चले और आम नागरिक को भी असुविधा ना हो। और आम नागरिक को भी असुविधा ना हो। संजय जी, आप ये बता रहे हैं। और अब मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि आप लोगों के यहाँ पर जो व्यवसाय हो रहा है, उस व्यवसाय में जो कई बार मैंने देखा है कि कई बार बहुत सारी सरकारी परेशानियां भी आपको आती है, आप लोगों को आती है। कई बार कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं, सर्वे के लिए आ जाते हैं, अचानक घुस जाते हैं। आप लोग इसको लेकर भी कई बार करते रहते हैं, आंदोलन भी किया है, आप लोगों ने डेपुटेशन भी दिया है। इन सब समस्याओं का कोई निदान हुआ है क्या? देखिए, 17 जनवरी को लास्ट नई कमेटी का गठन हुआ था। उसके बाद से अभी तक
प्रशासन के साथ में हम लोगों का जो सामंजस्य है वो बहुत अच्छा चल रहा है। इस टाइप की कोई कार्रवाई या इस टाइप की कोई बात नहीं आई है। अपडेटेड रहना पड़ता है, ऑफिसरों से मिलते जुलते रहना पड़ता है। तो उनसे क्या होता है, उनको जो चीजें चाहिए, कोई कंप्लायंस की जब बात आती है तो वो कंप्लायंस अगर एसोसिएशन के मार्फत वो जब आग्रह करते हैं, मेंबर्स तक वो कम्युनिकेट होता है, वो कंप्लायंस का पालन हो जाता है, तो उनको भी कड़े पदक्षेप जो हैं वो उठाने नहीं पड़ते। तो अभी तक सीजीएसटी, एसजीएसटी या अपना आयकर, इनके साथ में हमारा सामंजस्य अच्छा से चल रहा है और हम लोग उस चीज को दूर करके पा रहे हैं। बाकी जहां तक सरकारी विभाग है वो अपना कार्य करेंगे। हम हमारे व्यापारी हैं, उनको जो भी जवाब चाहिएगा लिखित तौर पर हम उनको जवाब देंगे। और मेरे व्यापारी, मेरे एसोसिएशन में हम लोग जो भी व्यापारी हैं, जो भी हम सदस्य हैं, सभी इस चीज को पालन कर रहे हैं। अच्छा संजय जी, आपके अपने एसोसिएशन की बात हम कर ही रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपका ये जो एसोसिएशन है सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन, इसके बारे में थोड़ी ब्रीफ करें कि इसकी भूमिका क्या है, ये कैसे कार्य करता है। सबसे पहले इसके इतिहास को जान लीजिए। आज से 82 साल पहले 1941 में सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 1941 सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन पूरे उत्तर बंगाल का सबसे पुराना और सबसे बड़ा एसोसिएशन है। पूरे गणतांत्रिक तरीके से इसमें पदाधिकारियों का चुनाव होता है और उसके बाद जाके जो कमेटी बनती है उस कमेटी का चुनाव होता है। ये वो एसोसिएशन है जो हर प्रकार के व्यापारी इसके सदस्य बने हुए हैं और बहुत पुराना एसोसिएशन है। लोगों का इतनी दूर तक लगाव है, आज भी सिलीगुड़ी के बाहर के कुछ व्यापारी इसके सदस्य बने हुए हैं और वो हमारे आग्रह के बावजूद कि हम उनको सेवा नहीं दे पा रहे, दूर का क्षेत्र हो जाता है, उसके बावजूद नहीं, हमारे पूर्वज इसके सदस्य थे, हम हमारी सदस्यता जारी रखेंगे और वो अपनी सदस्यता आज तक जारी रखे हुए। आज की डेट में अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो नया बाजार का जो इलाका है, जिसमें 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर क्षेत्र के जो व्यापारी आते हैं, उनको ही हम नया सदस्य बना रहे हैं और उन सबको अपनी सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ज्यादातर व्यापारी खाद्य पदार्थ से संबंधित हैं और व्यापारी भी जुड़े हुए हैं। तो खाद्य पदार्थ में चावल भी आ जाता है, दाल भी आ जाती है, ग्रोसरी के और आइटम्स भी हैं। इन सभी आइटम्स को मिला के हम लोग वहां पे जो व्यापार कर रहे हैं, उनके संख्या हमारे में सदस्यता संख्या में सबसे ज्यादा है। सदस्य में सबसे ज्यादा आपने सुना कि संजय जी ने ब्रीफ में बताया कि क्या है सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन। अब हम आते हैं बात पर मर्चेंट एसोसिएशन का, जो अब हमने इसलिए पूछा था, आपसे जानकारी ली थी। हम लगातार कई बार सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं कि मर्चेंट एसोसिएशन के अंडर में ही जो क्षेत्र आ रहा है नया बाजार का, वहां बहुत सारी अनायासी ऐसी घटनाएं घटती हैं, चोरी की, छिनताई की या कुछ आपराधिक घटनाएं घटती है। उसके बाद कई बार हमने आप लोगों को सुना है कि प्रशासन के साथ आप लोग मीटिंग करते हैं, फिर ये बातचीत होती है कि वहां कैमरे लगाए जाएंगे, इस तरह के बहुत सारे प्रावधान के बारे में बातचीत होती है। ये आपके अंडर का ही क्षेत्र है और आप इसमें कर सकते हैं, ऐसे कार्य क्या आप लोगों ने किया है या कर रहे हैं कि परिकल्पना है आपकी सुरक्षा के दृष्टिकोण? नहीं, आप ही ने अपने न्यूज चैनल वगैरह में भी दिखाया था, अपने न्यूज में पूर्व में दिखाया है कि सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन ने अपने उद्योग से, सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर के परमिशन से और उनके सलाह से हम लोगों ने बाजार क्षेत्र में काफी कैमरेज लगाए हैं और उन कैमरों की संख्या बढ़ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आज नया बाजार का क्षेत्र एक तार का जंजाल बन चुका है। ये वाईफाई का कनेक्शन, ये केबल्स के कनेक्शन, इनके तार हर पोल से हर पोस्ट तक जा रहे हैं। इन तारों के साथ साथ में हमारे भी जो कैमरे के तार हैं वो भी कई बार कट जाते हैं। तो जो डे टू डे पूरा कैमरा चलना चाहिए, कई बार उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ये तारों का जंजाल जो बन गया, इस जंजाल से मुक्त होने की बहुत जरूरत है, नहीं तो बीच बीच में छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं और बड़ी घटनाएं भी हो सकती हैं। और आपका जहां तक चोरी और छोटी मोटी छिनताई का बात था, देखिए किसी भी शहर में या किसी भी स्थान पर यह संभव नहीं है कि हर छोटी मोटी घटनाओं को रोक लिया जाए। कुछ समाज विरोधी लोग, कुछ चोर उचक्के बाजार में आप ही के वेश में, आप ही के जैसे, मेरे जैसे घूमते रहते हैं और उस बीच में उनको जब सुजोग मिलता है, किसी वैन से एक कार्टून लेके भाग गए, किसी के यहां से कोई टीन उठा ली, किसी के छोटे मोटी जो चोरियां होती हैं वो चोरियां हो रही हैं, बाकी बड़े रूप से कुछ नहीं होता। हाँ, मैं प्रशासन को, स्पेशली पुलिस प्रशासन को साधुवाद देता हूं कि जब भी हम लोग उन्हें कॉल किया है तभी वो
उपलब्ध रहे हैं। आज भी कल रात को कोई चोरी की छोटी मोटी घटनाएं, टीन चोरी की हुई थी, उसको लेके कल भी मैंने प्रशासन से बात की थी, आज भी बात करी। आज भी उन्होंने अपनी वैन बेच के वहां पे सर्वे किया सारा, और जो चीज करना था उन्होंने वहां करने की कोशिश की है। छोटी मोटी घटनाएं आप चाह के भी नहीं रोक सकते संजय जी, ये हमें भी मानना पड़ेगा। और कुछ सजग, कुछ सतर्कता, अपना स्वयं का जब व्यापार है तो उसकी चौकीदारी की कुछ व्यवस्था मेरे को खुद को भी रखनी पड़ेगी। तो ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम प्रशासन से पूरा सहयोग, और प्रशासन एक एक दुकान पे एक एक पुलिस वाला या एक एक पिकेट नहीं बैठा सकता। वो बाजार के कुछ क्षेत्रों में भ्रमण करता रहता है। कुछ सजगता हमारी तरफ से, कुछ सतर्कता हमारी तरफ से बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, ये बात आपने सही कही। मगर मेरे जहन में एक सवाल था, इसलिए मैंने पूछा। अब हम बात करते हैं जो ट्रैफिक की हमने शुरू में बात की थी। तो आपके यहाँ पर जो ट्रैफिक होता है वो काफी हौच-पौच होता है, पहले हमने कहा था। तो इस संदर्भ में जब आपने कहा कि आपके पास में अलॉटमेंट हुआ था आप लोगों को, मगर जो जगह अलॉट हुई थी वो कम थी, आपकी जो संख्या है व्यवसायियों की उससे कम थी, इसलिए आपने वहां सिर्फ स्टोरेज का इंतजाम किया है, मगर जो रिटेल जो दुकानें हैं वो आपने नया बाजार में ही रखी है। तो यहां जिस तरह का ट्रैफिक होता है उसको नियंत्रण करने के लिए क्या आप लोगों ने कोई प्रावधान किया, कोई आप अपने तरीके से आप लोग व्यापारियों का संगठन ने मिलकर कोई पहल की कि वहां हम कोई गार्ड रखे, कोई सिक्योरिटी गार्ड रखे जो मेंटेन कर सकता है इस ट्रैफिक को? क्योंकि अक्सर कई बार देखा जाता है, लोग भी कहते हैं, इस बात को आप झुटला नहीं सकते कि अगर कहीं कोई अग्निकांड हो जाए या कहीं कोई इमरजेंसी हो जाए, ऐसे हालात में वहां पर अग्निशमन का जो विभाग की जो गाड़ियां हैं उसको भी घुसने में दिक्कत आएगी, एम्बुलेंस को भी निकलने में दिक्कत आएगी। तो ऐसी स्थिति में के लिए आप लोग कितने प्रस्तुत हैं? नहीं, आपकी पहली बात जो है, मेरे दिमाग में, मेरे जहन में कभी ऐसा नहीं आया था कि प्राइवेट सिक्योरिटी रख के भी अपने लोग ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके विचार से ये दरवाजा खुला है, मैं इस बारे में जरूर विचार करूंगा। क्योंकि पुलिस प्रशासन हो सकता है कि आप लोगों को उतना प्रोवाइड ना कर पाए, क्योंकि उनके पास भी, उनको तो एक लिमिटेशंस है उनकी, तो आप लोग उनसे बात करके शायद मुझे लगता है कि यह परमिशन आप लोग ले सकते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं, आपने मेरी सोच के लिए एक दरवाजा और खोल के दिया है। कमेटी मेंबर और सदस्यों से बात करके इसमें जो इंप्लीमेंट हो सके वो जरूर करने की कोशिश करूंगा। और जहां तक आपका इमरजेंसी सर्विसेज का सवाल है, इस मामले में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारे व्यापारी और वहां पे जो भी ड्राइवर्स वगैरह उपलब्ध हैं, ये हमेशा इतने कोऑपरेटिव रहे हैं। बीच बीच में अग्निकांड की तो नहीं, और भगवान हमें इस अग्निकांड से, इस इमरजेंसी बचाए, लेकिन एम्बुलेंस का कई बार ऐसे मौके आए हैं तो हर ड्राइवर, हर दुकानदार ने हमें कोऑपरेट किया है। एम्बुलेंस आए उससे पहले रास्ता इतने सुचारू रूप से खाली रहता है कि एम्बुलेंस को आते जाते समय कोई बाधा कभी उत्पन्न नहीं हुई है। कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। ये मेरे दिमाग में क्यों आया, मैं ये भी बता देता हूँ। ये गार्ड प्राइवेट तौर पे आपको सिक्योरिटी का, क्योंकि मैंने देखा आप लोग, एक बहुत अच्छी चीज लगी मुझे जो नया बाजार में आप लोग करते हैं, एसोसिएशन के ही मेंबर्स करते हैं। मुझे नहीं पता कि ये डायरेक्टली एसोसिएशन इन्वॉल्व है कि नहीं, मगर कुछ कुछ जत्थों में जो गलियां हैं उसमें लोग दिवाली के समय में जो आप लोग सजाते हैं गलियों को, और बहुत सुंदर, मतलब लोग देखने के लिए जाते हैं वहां पर बाहर बाहर से। उस वक्त मैंने देखा कि उस वक्त गार्ड रहते हैं तैनात वहां पर, प्राइवेट सिक्योरिटी होती है, वह सारे व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना योगदान देते हैं। लाइक अगर एग्जांपल की बात करें तो ट्रैफिक नियंत्रण करना, कि गाड़ी कहां से आएगी, कहां पर पार्क करना है, लोगों को किधर जाना है, इस तरह की पूरी व्यवस्था को मेंटेन करते हैं। तो मुझे लगा कि अगर यह सुझाव मैं मेरी तरफ से ही दे रहा हूं, बहुत लोगों ने भी कहा था कि अगर इस तरह की व्यवस्था, क्योंकि वो इलाका आपका अपना इलाका है, उस क्षेत्र को साफ रखना, सुरक्षित रखना और चलायमान रखना, वह भी आपकी संस्था की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि आप जब बता रहे हैं कि 2000 से ज्यादा जो दुकानदार है, जो मर्चेंट है, जो व्यापारी हैं, वो आपसे जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब एक बड़ी संख्या वहां पर है ऐसी, और बड़ी दुकानों की संख्या है। तो उस इलाकों को साफ सुथरा और सुरक्षित रखना वो आपका कर्तव्य बनता है। तो अगर आप लोग इस बात पर अमल करें तो मुझे लगता है कि यह सुझाव कहीं ना कहीं आप इससे सहमत होंगे कि इस तरह के सुझावों से आपके वहां पर काम बेहतर होगा और लोग भी खुश होंगे। जैसे मैंने पहले ही आपकी बात पे माना है कि ये सोच मेरे लिए नई थी, आपने मेरे को इस तरफ देखने के लिए कहा है, मैं जरूर इस बारे में सोचूंगा, देखूंगा, समझेंगे और कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है वैसे इंप्लीमेंट करेंगे। और आपने जो दिवाली के लिए कहा कि वो सिक्योरिटी की व्यवस्था उस समय रहती है, तो वो गतिमान रहता है। इस मामले में यही कहूंगा कि वो एक दिन की व्यवस्था है, एक दिन की व्यवस्था कोई भी किसी भी प्रकार से करने में सक्षम रहता है। आपने भी देखा होगा जब दुर्गा पूजा का
उत्सव होता है या और कोई व्यवस्था होती है, जब वीआईपी मूवमेंट्स होता है, उस समय ट्रैफिक की जो व्यवस्था होती है बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि वो एक टेम्पररी व्यवस्था है, कुछ सीमित काल के लिए। एक व्यवस्था जो सुचारू रूप से लंबे समय तक चलनी है, उसके बारे में काफी विचार विमर्श करना और उसमें प्रयोग मतलब प्रैक्टिकली क्या क्या संभव है, ये सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। उसकी प्रैक्टिकलिटी को देखकर उसका इंप्लीमेंटेशन में कहां पे क्या दिक्कत आएगी। बहुत सारी चीजें दूर से बहुत अच्छी लगती है, जब हम उसको उतारते हैं धरातल पे तब पता चलता है कि इसमें ये कमियां हैं। तो इसका सारी रूपरेखा तैयार करके उसके बाद ही कुछ बोल पाऊंगा। ये टेम्पररी व्यवस्था के रूप में जो चीज होती है वो आपने प्रशासन के साथ भी देखा है और आप लोगों ने खुद भी बहुत बार किया होगा कि कोई टेम्पररी काम या कोई टेम्पररी न्यूज है तो उस समय न्यूज चल रही हो, तो ये चीज है। नहीं, वो मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूं। हमारा तो सुझाव है, बाकी तो आपको इंप्लीमेंट करना है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि जो मॉल है बड़े बड़े, वहां पर भी बहुत बड़ी सिक्योरिटी रहती है, अच्छी संख्या में सिक्योरिटी रहती है। इसीलिए वो अपने आप को कहीं ना कहीं दायित्व ले लेता है कि मेरे यहाँ जो आ रहा है वो मेरे कंट्रोल में है, मेरे सुरक्षा में है। दुर्घटनाएं घटनाएं तो हो ही सकती है, यह तो वाजिब बात है, मगर यह एक एग्जांपल है कि हाँ, खुद की सुरक्षा खुद कर सकते हैं। जहां पर देखिए, आपने जो कहा कि पुलिस के पास इतनी बड़ी तादाद में संख्या में नहीं पुलिस होती है कि वो हर किसी के घर में एक पुलिस तैनात कर सके, हर दुकान में पुलिस तैनात कर सके, ये प्रैक्टिकल नहीं है माने तो। मगर हम कुछ गार्ड वहां तैनात कर सकते हैं। मैं इस बात को फिर इसलिए प्रेस कर रहा हूं क्योंकि ऐसा संभव है, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर ऐसा किया जा चुका है। आप अगर इंटरनेट पे खोजें तो आपको मिलेगा कि ऐसी चीजें हो चुकी हैं। स्वाभाविक है, मगर यह डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप लोगों की संस्था कितना प्रैक्टिकली इसको ले पाते हैं। हमारे यहाँ सिलीगुड़ी सिटी में कितना प्रैक्टिकल है यह अनुभव करना, इसको भी देखना है। मगर आप इस चीज को सोच सकते हैं कि जितने मॉल है, जब मॉल कर सकते हैं तो नया बाजार क्यों नहीं कर सकते। पता नहीं क्या संयोग है, आपका हर प्रश्न मेरे को खबर समय की कोई न्यूज जो 2 दिन पहले 4 दिन पहले या कोई पोस्ट था उसकी तरफ खींची ली जाती है। अभी आपने जो मॉल की बात करी, इसी मॉल की पार्किंग को लेके आपकी एक न्यूज कुछ दिन पहले आपके ही पेज पर थी और मैंने उस पर कमेंट भी किया था। तो जो मॉल का आप उदाहरण दे रहे हैं उसके साथ संजय जी आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, उस मॉल पे पार्किंग के पैसे वसूले जा रहे हैं। उस पार्किंग से जो पैसे आपसे लिए जा रहे हैं उसमें से कुछ प्रतिशत खर्च करके उस पार्किंग को मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहां जो आवाजाही है वो पूर्णतया निःशुल्क है, वहां पे वो शुल्क के साथ में जुड़ा हुआ है। आज एक मॉल में जो दुकानदार दुकान लेता है उसकी मानसिकता ये रहती है कि मेंटेनेंस के रूप में मेरे को इतने पैसे देने हैं और उसी मानसिकता के साथ में वो उस मॉल में लेता है कि मेरे को ये चीज। प्लीज, जो पोस्ट हुई थी वो पोस्ट मैंने भी की थी, वो मेरा खुद का निजी अनुभव है। मैं लगातार, हम लोगों ने इससे पहले भी एक बार इस पूरे प्रकरण को लेकर काफी लंबा एक सीरीज भी चलाया था कि क्या वाकई में ये वैध है या अवैध है। तो इसका प्रश्न यहाँ के प्रशासन से हमें नहीं मिला। हाँ, हमने कुछ बाहर के जो एग्जाम्पल है वो सेट किए थे, उससे पता चला था कि इस तरह के व्यवसाय नहीं कर सकते। मगर इसमें एक कानूनी वैधता है या अवैधता है उसको देखना पड़ेगा। मगर उसी पोस्ट में आपने शायद गौर नहीं किया कि मैंने दिखाया है कि पूरी तरह से पैसे लिए जा रहे हैं पार्किंग के लिए, शुल्क के लिए। आपकी बात अब क्लियर होगी। उसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो गाड़ी है उसकी पार्किंग के लिए आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं, वो किया। लेकिन नीचे सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहां पर आपने देखा होगा नील बटा सन्नाटा था, वहां लिखा हुआ है कि इसकी कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो मतलब हुआ कि आपकी सुरक्षा के लिए वो पैसे नहीं ले रहे हैं आपसे। वो किस लिए ले रहे हैं ये तो वही जाने। उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि नहीं, लेकिन अगर आपकी वो स्लिप खो जाती है तो उसके लिए आपको हर्जाना देना पड़ेगा, आपको जुर्माना देना पड़ेगा, आपको पेनल्टी है। तो वहां मामला कुछ और है। तो इस चीज को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं, दोनों चीजों के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। वह खैर, यह विषय आपकी मीटिंग का है, आप लोगों के अपने ऑर्गेनाइजेशन का है, और सबसे बड़ी बात है कि कितनी उपलब्धता है इन चीजों के लिए, कितना प्रैक्टिकल है, यह भी जानना होगा। बिल्कुल एकमत हूं, और जैसा मैंने शुरू में आपको आश्वासन दिया और आपके माध्यम से मैं एक बार दोबारा यही आश्वासन देता हूं कि इस बारे में विचार जरूर किया जाएगा और अगर संभव हुआ तो जरूर इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो संजय जी, अब समय तो काफी हो रहा है, चलते चलते थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि व्यापारियों के लिए सिलीगुड़ी काफी अच्छा जगह मानी जाती है और बहुत सुलभ तरीके से सब कुछ है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन काफी इजी है, लेबर्स की काफी फैसिलिटीज है यहाँ उपलब्ध हैं, हर तरह की सुविधाएं हैं। चिकन नेक है, फिर उसके बाद बॉर्डर्स पड़ते हैं भूटान, नेपाल,
सारे कुछ पढ़ते हैं, बिहार भी यहाँ से रसद जाती है, मुझे लगता है कि खाने पीने की सामग्री जाती है। यहाँ आपको क्या लगता है कि और क्या होने से जो है उससे बेहतर हो सकता है? आप लोगों को क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी कमियां हैं। कुछ जो चीज गतिमान होनी चाहिए, आज जैसे बर्दवान रोड का ही काम है, आप खुद भी मानोगे कि खबर समय का भी ऑफिस एक समय वहां होता था। वो ब्रिज कब से बन रहा है और अभी तक बन ही रहा है, और उसमें दिन प्रतिदिन कोई विकास हो रहा है काम में, वो भी नहीं दिख रहा। इन सब चीजों से एक स्टैंड स्टिल में आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में और भी जो चीजों की जरूरत है, पार्किंग की व्यवस्था फुलवाड़ी में जाकर है, एक पार्किंग की व्यवस्था और कहीं आसपास हो। हमारे बाजार में टॉयलेट की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन हमें वो उसके लिए जगह नहीं मिल रही। कॉर्पोरेशन अगर कोई जगह बताए तो सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन अपने पैसे से टॉयलेट बनाने को भी तैयार है, लेकिन जगह की अनुपलब्धता है। इसके सिवाय आप ये देखो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है इस शहर में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया। ये दूसरा कलकत्ता कहा जाता है, लेकिन कलकत्ता में जितने साधन उपलब्ध हैं उसके तुलनात्मक रूप से हमारे सिलीगुड़ी में साधन कम उपलब्ध हैं। अभी नया कॉरपोरेशन का गठन हुआ है, कुछ दिनों से चल रही है, सरकार चल रही है, धीरे धीरे जो चीजें हैं वो दूर हो रही हैं, लेकिन उसमें जो आपने कहा लिमिटेशंस, ये हमें मानना पड़ेगा। सिलीगुड़ी एक अनप्लान्ड सिटी है, जिसने जहां पाया जैसे बनाया वैसे मकान बन गया, तो उसके ऊपर अब रोड का विकास होना। रोड तो ये बहुत चौड़ा कर दिया जाए, लेकिन इसके दोनों साइड जो मकान है उसको तोड़ने की जिम्मेवारी कौन लेगा, या कौन वहां से पीछे हटेगा? आज नया बाजार के क्षेत्र में अगर किसी रोड को चौड़ा करना है तो दोनों साइड तो दुकानें हैं, दोनों साइड तो मकान है, तो वो चौड़ापन नहीं आ पा रहा। हमको इस लिमिट संसाधन में ही यूज करते हुए आगे बढ़ना है। बाजार के संबंध में जैसे मैंने पहले कहा, अगर अच्छा परिमाण में सभी व्यापारी भाइयों की जरूरत को पूरा करते हुए अगर हमें कोई स्थान मिलता है जहां पे हम हमारा व्यापार शिफ्ट कर सकते हैं, तो व्यापारी शहर से उसको स्वीकार करने को तैयार होंगे। लेकिन टुकड़ों में अगर वो मिलता है तो उस चीज में शिफ्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे परिवहन नगर में थोड़ा सा टुकड़ा दिया गया जिसमें सारे व्यापारी वहां नहीं जा सकते, तो फिर सारे नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा रहा, फिर उसको वो अल्टरनेट अपनी व्यवस्था के रूप में यूज कर रहा है, गोडाउन के रूप में। वहां पे वो गद्दी बना के अगर बैठेगा तो वो अकेला हो जाएगा। और परिवहन नगर में ही आपके माध्यम से एक और रिक्वेस्ट करता हूं, परिवहन नगर में अभी जो गोडाउन्स हैं और हैं, सामने बारिश का सीजन आ रहा है, वहां के रास्ते, वहां की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाइपलाइंस वगैरह काफी टूटी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं, उस परिवहन नगर में जो बेसिक जरूरतें हैं उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए कि आने वाले मानसून में कोई भी प्रकार की असुविधा न तो वहां के नागरिकों को हो, न वहां व्यापारियों को। तो आपके हिसाब से अगर मान लीजिए कि वहां व्यवस्था नहीं है ज्यादा लोगों के एकोमोडेट करने की, तो आपके हिसाब से कौन सा जगह होना चाहिए, और कौन सी जगह ऐसी होनी चाहिए जो नया बाजार को शिफ्ट अगर किया जाए तो उस जगह पर आपको तकलीफ नहीं होगी और जो व्यापारी आते हैं, जो खरीदार आते हैं, उनको भी तकलीफ ना हो? देखिए, इसमें तो सरकार को सबसे पहले रोल प्ले करना है। सरकार अपनी उपलब्धता दिखाए, कहां कहां इन व्यापारियों के लिए जगह उनके पास उपलब्ध है। आप लोगों ने कुछ चिन्हित किया, कोई इलाका, मतलब कोई एरिया? कालांतर में चिट्ठियां गई हुई हैं, तो उसके बारे में मैं अभी आपको ऑन एयर अपडेट नहीं दे सकता, कुछ कारण होते हैं। बाकी सरकार अगर प्रस्ताव लेके आए कि इस जगह हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, तो उस पर जरूर विचार किया जाएगा, उनके साथ बैठा जाएगा, कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं उसमें से सरकार हमें चॉइस का मौका दे, तो वो ज्यादा आसान प्रक्रिया होगी। तो वो ज्यादा आसान प्रक्रिया होगा। संजय जी बहुत सारी बातों के बारे में हमें बता रहे थे, और आपको भी शायद सुनने में आया होगा जितनी बातें एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो जो करते हैं, आज खुलकर हमारे खबर समय के स्क्रीन पर आपने देखा होगा, उनकी बातें सुनी होंगी। आप भी हमें कमेंट करिएगा कि संजय जी की जो बातें हैं, या जो व्यवसायियों के हित की जो बातें हैं, या इन्हें और क्या चाहिए, ये जो मांग कर रहे हैं, ये कितना सटीक है, और सरकार को भी इनकी बातों पर कितना ध्यान देना चाहिए, इस पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और संजय जी भी अच्छे खासे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, आपको ये दिखेगा कि आप अगर कमेंट करते हैं तो संजय जी स्वयं ही आपके कमेंट का जवाब भी दे देंगे हमारे खबर समय पर। और ये मैं आशा करूंगा कि अगर कोई भी व्यापारी या कोई संगठन वहां अगर करता है तो आप जरूर उन्हें प्रतिक्रिया का जवाब दें। ये कार्यक्रम भी पूरी तरह से लाइव है। फिलहाल संजय जी आपका जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि संजय जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। संजय जी, चलते चलते अब आखिरी दौर में हम पहुंच चुके हैं। बाहर से जो आने वाले व्यापारी हैं,
उनके लिए भी कुछ आप मतलब कोई गाइडलाइन है, कुछ है कि वह यहाँ पर उनके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, उन्हें कितना सुरक्षित रखा जा सकता है, या उनके ठहरने की, या फिर उनके लिए क्या व्यवस्था है, वो कैसे आए या कहाँ रह सकते हैं? संजय जी, समय में बहुत बदलाव आया है। पुराने समय में व्यापारी आके व्यापारियों के घर पे रुकते थे। आज व्यापारी की जो जनरेशन व्यापार से जुड़ी हुई है, उनमें से कोई भी ये नहीं चाहता वो व्यापारी के यहाँ रहे। सब अपने इंडिविजुअली, और आज सिलीगुड़ी में वो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, वो होटल्स वगैरह में रुकते हैं। और आप ये भी मानोगे, व्यापारी छोड़ दो, आजकल रिश्तेदार भी खुले मन से होटल में रुकना चाहते हैं बजाय अपने किसी रिश्तेदार के। मैं आपके मार्फत एक रिक्वेस्ट हर व्यापारी के लिए और सरकार से जरूर करना चाहूंगा कि आपने जो बोला टैक्स का पैसा या इंफ्रास्ट्रक्चर का, इस मामले में सरकार को भी ये जरूर सोचना चाहिए, जो ये करदाता है उसको भी इस कर के एवज में कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड की जाए जिससे वो प्रोत्साहित हो। मैं कई बार ये एग्जांपल दे चुका हूं तो किसी को ये रिपीटेड लगेगा, लेकिन एक ट्रैवल टिकट एग्जामिनर भी जब टिकट चेक करता है, उसको भी वहां पे पेंशन मिलती है। उसका दायित्व केवल टिकट चेक करना और आपको वापस दे देना। हम सरकार के वो नुमाइंदे हैं जो अपने ग्राहकों से कर संग्रह करते हैं, उसका लेखा जोखा बनाते हैं, उस टैक्स के पैसे को सरकारी खाता में जमा करते हैं। अगर उसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो उसका पनिशमेंट भी भोगते हैं। तो कृपया करके आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि इस व्यापारी को प्रोत्साहित भी कीजिए। जो कर समय से जमा किया जा रहा है, उस कर की कुछ प्रतिशत, भले वो बहुत मामूली हो, 0.1% ही कीजिए, लेकिन उसके मेडिकल इंश्योरेंस में, उसके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, उसके टर्म प्लान के लिए इस प्रकार से खर्च किया जाए। या उसके यहां जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसको ही वो इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाए कि अगर उसके दुकान पे काम करते हुए उनका कोई कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, जो टैक्स पेयर है उस कर्मचारी की जिम्मेवारी सरकार लेगी, वो व्यापारी पे नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार व्यापार को इस हिसाब से या करदाताओं को इस हिसाब से प्रोत्साहित करे कि वो कर देने के लिए और ज्यादा उत्साहित हो। आप एप्रिसिएशन की मांग कर रहे हैं? एक्सेप्टेंस की मांग कर रहा हूं। वी आर नॉट एक्सेप्टेबल। बिजनेस कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं आई। आप एक चीज बताइए, आज एक सरकारी कर्मचारी जब काम कर रहा होता है, उसके घर में भी कोई बीमार पड़ता है तो उसकी भी सेवा शुश्रूषा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सरकार उपलब्ध है। मैं सरकार का करदाता हूं, मैं सरकार का कर संग्रह करता हूं। मैं जब सरकार का कर संग्रहकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं या करदाता के रूप में वहां पे उपलब्ध हूं, तो व्यापार में मेरे जो कर्मचारी हैं वो मेरा परिवार है। उन्हीं की वजह से मैं मेरा व्यापार कर पा रहा हूं और वो कर संग्रह करके सरकार के खाते में आप मेरे को नहीं दे रहे। कम से कम मेरे उन कर्मचारियों को ये इंडिमनिटी दें कि काम के दौरान में अगर आपको कोई असुविधा होगी, आपके मालिक के ऊपर आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, वो सारी जिम्मेवारी हम लेते हैं। आप कहीं भी अपना इलाज करवाएं, हम इलाज करवा के देंगे। व्यापारियों को तो कई बार कई तरह की संज्ञा दी जाती है, सुनने में आता रहता है, तो आप उसके हिसाब से ही आपको थोड़ी सी पीड़ा हो रही है, मुझे लग रहा है। उसी बारे में आप कहना चाह रहे हैं? कई बार कर के चोर कहा जाता है, इस तरह की कई संज्ञाएं दी जाती है। नहीं, वो तो देखिए हर चीज पर है। मीडिया पे भी उंगली उठती रहती है, नेताओं पर भी उंगली उठती रहती है। नेता आने से भ्रष्टाचारी कहा जाता है, मीडिया आने से कई बार दलाल कहा जाता है। तो ये व्यापारी के साथ नहीं है, ये हमारे समाज में एक धर्रा बन गया है कि कोई भी किसी दूसरे का जो मान बढ़ रहा है तो उसको मानमर्दन करने की कोशिश करता है। हमें तो आदत पड़ गई है। नहीं, तो हम भी अब उससे बहुत ऊपर जा चुके हैं। अब मैं ये चीज की डिमांड कर रहा हूं कि इन व्यापारियों को प्रोत्साहित किया जाए, इनको इनका ड्यू रिगार्ड्स दिया जाए और इनको ड्यू रिटर्न्स दिया जाए। चलिए अब बात करते हैं, आखिरी दौर में पहुंच चुके, एकदम आप खत्म करने वाले हैं इस कार्यक्रम को। ट्रैफिक के बारे में क्या कहेंगे पूरे शहर के? अगर एक शब्द में कहना चाहूं तो वेरी सॉरी टू से, बट पैथेटिक। इतना स्लो मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक नहीं हो सकता और इसके पीछे समाधान क्या है आपके नजर से? अभी जो परिस्थिति है और जो संसाधन अवेलेबल है, उसमें सच कहूं तो मेरे को भी कोई समाधान नहीं दिखा। आप तो दिल्ली से पढ़े हुए हैं, बीकॉम किया है आपने दिल्ली में। हाँ बिल्कुल। तो वहां की और यहाँ की
ठीक है, वो बहुत बड़ी मेट्रो सिटीज है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए जिससे कि बेटर हो सके? आपने तो देखा होगा वहां पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, रोड चौड़ी करने की संभावना थी, रोड चौड़ी हुई है। जिन इलाकों में रोड चौड़ी नहीं हो सकती, वहां पे दिल्ली में भी ट्रैफिक मूवमेंट सिलीगुड़ी से भी बदतर है। वहां पर हाँ, दिल्ली के भी नहीं, कुछ यहाँ तो आप रोड चौड़ी नहीं कर सकते हैं, लेकिन समाधान क्या हो सकता है आपके हिसाब से? क्योंकि आप देखिए महावीर स्थान जैसे क्षेत्र में रहते हैं और आप कह रहे हैं कि वहां पर भी आप लोग ठीक से सुचारू चला पा रहे हैं ट्रैफिक को आपके अनुसार, तो यहाँ पर सिलीगुड़ी के ट्रैफिक को आप कैसे मतलब क्या हल दे सकते हैं? सबसे पहले अगर इसको सुचारू करना है तो अभी के समय में, सच मैंने जो कहा कि पूरी तरीके से समाधान नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम एज ए सिटीजन कोऑपरेट करने की कोशिश करें तो प्राइवेट व्हीकल्स को रास्ते पे जो पार्किंग होती है उसको कम से कमतर किया जाए। लोगों के घर में 3-3 पार्किंग या 4-4 गाड़ियां हैं, जबकि पार्किंग की एक ही की व्यवस्था है, बाकी 3 गाड़ियां जब रास्ते पे मूव नहीं कर रही होती वो खड़ी हैं। मूवेबल ट्रैफिक इतनी प्रॉब्लम नहीं करता, वो खड़े होकर उस जगह को ब्लॉक कर रहा है और वो मूव भी नहीं कर रहा, तो वो दूसरे मूवेबल ट्रैफिक को कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है। और ऑल्टरनेट रोड की बात की जाए तो क्या सोचते हैं आप कि मान लीजिए कि किसी को अगर दार्जिलिंग मोड़ जाना है, सिलीगुड़ी होकर जाना है दार्जिलिंग मोड़, तो ऑल्टरनेट ट्रैफिक उसके लिए क्या होगा? माने रास्ता क्या होगा उसके लिए? सिलीगुड़ी के अंदर से किसी को जाना है, सिटी से अगर बाहर जाना है तो ये एक परिकल्पना हो सकती है, लेकिन ये फिर व्यापारी हित में नहीं हो रहा। आज अगर कोई व्यापारी हिलकट रोड से नहीं जा रहा, कोई हिलकट रोड के जो व्यवसायी हैं उनका व्यवसाय कहीं ना कहीं जो ओटीसी है, ओवर द काउंटर जो व्यापार है, वो पूरी तरह से मार खा रहा है। तो बहुत सारी चीजें, किसी चीज की अच्छाई और किसी चीज की बुराई। आपको लगता है कि ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए सरकार को या प्रशासन को आप व्यापारी संगठनों, समाज सेवी संगठनों या फिर आम लोगों के साथ बैठकर इस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल, जनता की भागीदारी से जो सरकार चलती है वो जनता हित में चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जनता की जितनी भागीदारी, व्यापारी क्यों, जनता जुड़ी हुई है, व्यापारी जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के पूरक हैं। अगर सबके साथ मिलकर, जैसे आपने ये उद्योग लिया नमस्ते इंडिया, इसमें आप जो नमस्ते सिलीगुड़ी, ये आपने जो उद्योग लिया है, इसके मार्फत आप हमारी आवाज जन जन तक पहुंचा रहे हो, तो इस जन जन में सरकार भी शामिल है, ये बात वहां तक पहुंच रही है। तो आपका भी ये जो उद्योग है, इसको साधुवाद देता हूं। सरकार भी अगर जनता की भागीदारी और करेगी, ये भी एक तरीका है जिस तरीके से भागीदारी हो रही है, और अन्य तरीकों से सरकार जितनी भागीदारी बढ़ाएगी उतना सुचारू रिजल्ट आएगा। और जो सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो परिणाम आएगा या जो समाधान आएगा वो सर्वमान्य समाधान होगा, क्योंकि सबकी रजामंदी से, सबकी सलाह से जब समाधान आता है, एक वो सबसे बढ़िया समाधान होता है। और अगर सबसे बढ़िया नहीं है तो कम से कम सर्वमान्य सिद्धांत है। तो अब हम इस कार्यक्रम का विराम करेंगे, इसे समाप्त करेंगे। संजय जी, आपने एक चुटकी ली थी, जाम, दिन में जाम और रात को जाम, क्या है उसका पूरा बताएं? नहीं, ऐसा है कि देखिए, बदनाम करने के लिए, जैसे आपने कहा व्यापारी को, मैंने आपको बाकी एग्जांपल्स दिए, ये वही कहानी का हिस्सा है। लोग बदनाम करने को तो मेरे शहर के नाम को यूं बयां करते हैं कि इस शहर में दिन में जाम लगता है, रात को जाम लगते हैं। जाम लगते हैं मतलब आप उस जाम की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो संजय जी कविता भी लिखते हैं, ये हमें आज पता चला, व्यापारी। तो आज हम थे संजय सिंघल के साथ, जो कि साधारण सचिव हैं सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के, और कई संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। आज इनसे हमने बात की, व्यापारी के हितों की बात की, और इनके नजरिए से, एक व्यापारी के नजरिए से सिलीगुड़ी में और क्या सीमित संसाधनों के अंदर और क्या बेहतर हो सकता है, इसके बारे में हमने जाना। संजय जी ने काफी अच्छी अच्छी बातें की, हमने भी नोट की है उन बातों को नोट किया, और संजय जी को भी हमने अपनी तरफ से कुछ सुझाव दिए हैं। अगर आपके भी कुछ सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से उन सुझावों को बता सकते हैं। उन सुझावों को हम संजय जी तक पहुंचाएंगे, इनके एसोसिएशन तक पहुंचाएंगे, और कोशिश करेंगे कि ये सारे समाधान और ये चर्चाएं प्रशासन तक पहुंचे, क्योंकि हमारा जो मकसद है अमृत भोग, राइस और खबर समय, नमस्ते सिलीगुड़ी का मकसद एक ही है कि हमारा शहर जो है वह विकसित हो, और ज्यादा विकसित हो, और ज्यादा गतिमान हो, और तेजी से, रफ्तार से ग्रोथ करे, ताकि हम जहां भी जाएं लोग हमें देखने के बाद ये कहें नमस्ते सिलीगुड़ी। तो संजय, आप भी नमस्ते सिलीगुड़ी तो कहना ही पड़ेगा आपको। बिल्कुल, नमस्ते सिलीगुड़ी, नमस्ते खबर समय, और बहुत बहुत साधुवाद खबर समय को, जिन्होंने ये एक अच्छा उद्योग लिया है जिसके मार्फत
जन जन की आवाज जन जन तक पहुंच रही है और उस जन जन के मार्फत सरकार तक। तो धन्यवाद आप सभी दर्शकों का इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर कल एक नए मेहमान के साथ जुड़ेंगे। कल सुबह आपको नए मेहमान के बारे में जो डिटेल है वो हमारे पेज के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे अन्य जो कार्यक्रम हैं उन्हें, और हमें दीजिए विदा। हर समय खबर समय। धन्यवाद।